अ, हम फिर एक बार हिंदी की क्लास लेके आए हैं। तो हिंदी की इस क्लास में जैसे आप इससे पहले कुछ पढ़े थे ना कि कैसे जो हमारे गद्य की या पद्य की जो विधाएँ हैं, उनका कैसे विकास हुआ था या हमारी हिंदी भाषा है उसका कैसे विकास हुआ और फिर हिंदी साहित्य कैसे-कैसे इस आधुनिक युग तक पहुँचा, उसकी जो विधाएँ हैं, वो कौन-कौन सी थी, कैसे-कैसे निकली थी। तो इस पर आप पहले आप पढ़ चुके, माने इससे पिछले वाली क्लास में। तो अब उन्हीं विधाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो विधा उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, निबंध हो, जो भी विधाएँ हैं, उन्हीं पर हम लोग बारी-बारी से चर्चा करेंगे। तो इसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है, वह है कविता शिक्षण या जो हमारी कविता है, यह किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएँगे, तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो इसी के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो कविता पढ़ाने का उद्देश्य होता है। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं सबसे पहले उदाहरण हैं। तो उस कक्षण का उद्देश्य होता है। पहले हम कन्फर्म करें जब हम उद्देश्य रहेंगे कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम उनके कार्य अपनी कक्षा में या अपनी क्लास में या बता तो हम उद्देश्यों को लेते हैं उद्देश्य हमारा उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों के प्रति उत्पन्न करना। कविता का मूल उद्देश्य होता है, बच्चों में कविता या काव्य के प्रति उत्पन्न हो। क्योंकि कविता या काव्य जो होता है रत्न के होती है मुख्य जो यही होता है कि उसमें आनंद अनुभूत होती है आनंद का पढ़ने। तो जब तक किसी कविता में आनंद नहीं मिलेगा कोई भी बच्चा उसको पढ़ने नहीं होगा। तो जो हमारा काव्य होता के क्रम में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो पहला उद्देश्य था शिक्षण का, वह यही है कि विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना। तो पहले हम उनमें इस तरह से भाव पैदा करें, तो काव्य के प्रति या काव्य को पढ़ने के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और ये आकर्षित तभी होंगे कि जब हम कोई भी काव्य पढ़ेंगे या बच्चों को बताएँगे, तो उसमें अगर उनको आनंद मिलेगा, मज़ा आएगा, तब बच्चे तो पढ़ेंगे उसको, नहीं तो धीरे-धीरे करके वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य यही होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चे को आनंद की अनुभूति हो। का प्रयोग होना चाहिए कि उसमें बच्चे को आनंद मिले, मज़ा आए। जब तक मज़ा नहीं आएगा तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। फिर अगला है कि लय ताल एवं भाव के अनुसार कविता पाठ करना। जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो अगर मान लीजिए वहाँ गए और किसी कविता को गद्य की तरह पढ़ दिए, तो बच्चे को कोई आनंद नहीं मिलेगा। ना तो उसमें लय रहेगा, ना ताल रहेगा, ना छंदों का जो प्रयोग है उसका कोई मतलब है, कहाँ उतार-चढ़ाव है, इन सारी चीज़ों को जब वो कुछ समझ नहीं आएगा, तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो इसलिए हमें यह ज़रूरी है कि उस कविता को लय, ताल एवं भाव के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ें उसको, बच्चे उसको सुनेंगे, फिर उ उन उनको भी हम एक बार पढ़वाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से अगर हम करते हैं, तो उनमें कविता के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। फिर अगला उद्देश्य हमारा ये होता है कि विद्यार्थियों को रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान कराकर काव्य का पूर्ण रसास्वादन कराना। वही है कि जब उनको रसास्वादन का मतलब है रस का आस्वादन, रस उसमें जो प्राप्त होता है क्योंकि कोई क जो रस की अनुभूति होती है, उसी के द्वारा ही हम किसी कविता को या उसी से हम किसी कविता को या कहानी को, नाटक को पढ़ते हैं। तो जब तक हमें कोई रस नहीं मिलेगा किसी कविता में, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि बच्चे को हम उसमें जो छंद माने कौन से
होते हैं, कौन-कौन से छंद होते हैं, कौन-कौन से अलंकार होते हैं, अलंकारों के प्रयोग से जो उसमें सुंदरता आ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, उन सारी चीज़ों को बच्चे पहले हम स्वयं समझें, फिर इसके बाद बच्चों को बताएँ। तो बच्चे जब इनको जानेंगे, तो थोड़ा उनको उस कविता के विषय में समझने में आसानी होगी और दूसरी चीज़ उनको आनंद भी मिलेगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करना। कविता शिक्षण का हमारा यह भी उद्देश्य है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, उनके जो विचार हैं, उसको अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जब हम बच्चों को कविताएँ पढ़ाते हैं, तो उसमें इस तरह के दृश्य या इस तरह के भाव आते हैं कि बच्चे उस चीज़ को सोचते हैं। और जो सोचते हैं तो अपने आप उनके जो कल्पना की शक्ति है, वह बढ़ती है। फिर इसी में अगला जो है कि विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना। जो काव्य की विभिन्न शैलियाँ हैं, भावात्मक शैली और गीतात्मक शैली, जो भी शैलियाँ हैं, बच्चे को उसमें बताएँ, तभी वो जाकर उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँगे और जब तक वो उस शैली को नहीं समझ पाएँगे, अगर मान लीजिए भविष्य में वो भी कभी काव्य लेखन के लिए तरफ उन्मुख हो रहे हैं या काव्य लेखन करना चाह रहे हैं, अगर उनको ये चीज़ें हम नहीं बताएँगे, तो वहाँ आगे चलकर उनको दिक्कत होती है कि कौन-सी चीज़ माने कौन-सी कविता किस शैली में कैसे लिखी जाए। तो जो उसमें शैली प्रयुक्त हैं, उसके विषय में भी हमें बच्चों को अवगत कराना है, यह भी इसका एक उद्देश्य होता है। काव्य में रुचि उत्पन्न कर काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। वही है कि जब धीरे-धीरे करके उनमें रुचि उत्पन्न होगी, कोई कविता को पढ़ने के प्रति, तो बच्चे भी ये सोचेंगे कि हम भी कोई कविता लिखें, तो उसके लिए वह प्रयत्न करना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम पहले बच्चों को बता देते हैं, समझा देते हैं, तो और उसी को हम एक अपने माइंड में भी रखते हैं कि हमें इन चीज़ों के बच्चों को देना है। तो उस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो कविता शिक्षण होगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से होगा, बच्चे भी उस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँगे। तो यह तो हमारा एक उद्देश्य हो गया कि हम कोई कविता जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक सामान्य उद्देश्य बना लिए क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि आखिर एक कविता है क्या? काव्य हमारा है क्या? काव्य कहते किसे हैं? काव्य का काव्य को हम पद्य भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो या इसको इस रूप में कहें कि छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मक रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो, पद्य कहलाती है। माने छंदों में बंधी हो या छंदों से मुक्त हो, इसके लिए दोनों कोई वो नहीं है कि नहीं छंदों में ही होनी चाहिए। अगर छंदों से मुक्त है तब भी अगर उसमें संगीतात्मकता है तो उसे भी हम कविता कहते हैं, उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। तो माने इसमें जो प्रधानता होती है भाव एवं कल्पना की ही विशेष रूप से प्रधानता देखी जाती है, तो यह चीज़ें इसमें होनी चाहिए। फिर इसके बाद कविता के विषय में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य विश्वनाथ काव्य के विषय में लिखे हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। कभी-कभी आप ये देखते होंगे कि जैसे कहीं एक-एक लाइन की भी कविता हो जाती है, उसमें बहुत आनंद आता है। तो जहाँ भी रस की अनुभूति हो रही है, जहाँ भी श्रोता को रसास्वादन हो रहा है, जहाँ भी बच्चे को रस की प्राप्ति हो रही है, उसे हम कविता कहेंगे। चाहे वो 1 लाइन की हो या पूरी 8 लाइन की, 10 लाइन की, 20 लाइन की हो। अगर रस उसको प्राप्त हो रहा है, तो 1 लाइन में भी कविता हो जाती है, 10 लाइन में भी कविता हो जाती है। रस की अनुभूति होनी चाहिए, इसका प्रमुख गुण जो है काव्य का या कविता में जो मुख्य रूप से होना चाहिए, वह यही है कि रसास्वादन, रस उसमें मिलना चाहिए। फिर इसी कविता के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी साधना के लिए हृदय की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जो विद्वान हैं, वो मुख्य रूप से इसी बात पर बल देते हैं कि जो
ये हमारा जो काव्य है या हमारी जो कविता है, यह इससे पहले वाली क्लास में हम आपको बता चुके थे कि सबसे पहले जब हिंदी की उत्पत्ति हुई थी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से, तो कविता उसी समय से चली आ रही है हिंदी में। और वैसे तो कविता बहुत प्राचीन काल से ही, चाहे वो संस्कृत भाषा रही हो या और भी कोई भाषाएं रही हो, कविता माने मन के जो उद्गार हैं, वो अगर उसमें रस मिले हुए हैं तो उसे भी हम कविता कहते हैं, चाहे जिस भाषा के हों। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जो कविता की वो माना जाता है, तो वो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से ही माना जाता है। और सबसे प्राचीन विधाओं में से यह हमारी काव्य विधा है। यह हमारी काव्य विधा आपके आदिकाल से शुरू होकर आधुनिक काल तक अभी भी चल रही है। इससे पहले और भी जो विधाएं हमारी हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध जो भी हैं, वो इतनी पुरानी नहीं है, बल्कि वो आधुनिक काल से निकली हुई विधाएं हैं। लेकिन हमारी जो काव्य विधा है, वह प्राचीन काल से, हिंदी की जब से उत्पत्ति हुई तब से ही मानी जाती है। तो आदिकाल का जो इसका समय रहा है, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि 1050 से 1375 विक्रमी तक था। और इस समय तक जो कविताएं लिखी जाती थी, वो वीर रस से में डूबी हुई कविताएं होती थी। और इस काल के जो राजा होते थे या इस समय के जो राजा थे, उनके दरबार में दरबारी कवि होते थे। वो दरबारी कवि इन्हीं राजाओं की प्रशंसा में अपनी काव्य रचना करते थे। तो उसमें बढ़ा चढ़ाकर उनके शौर्य गाथा इन्हीं सारी चीजों को लिखते थे, जिससे कि वो प्रसन्न होकर उनको स्वर्ण मुद्राएं या और भी जो चीजें होती थी वो प्रदान करते थे। फिर जो हमारा अगला है भक्ति काल, इसमें भी कविता का रूप बहुत विस्तृत रूप में रहा। भक्ति काल के बाद रीत काल में भी कविता अपने चरम पर रही। तो कहने का तात्पर्य है कि आदिकाल से लेकर आज तक हमारी जो कविता है, क्योंकि ये इस इतिहास को एक बार हम पहले आपको बता चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा नहीं करना है। तो इसका जो काल है, वह प्राचीन काल से लेकर आज तक उसी रूप में बना हुआ है। हाँ, ये है कि भाषा में थोड़ा-सा परिवर्तन ज़रूर हुआ है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि रसास्वादन, तो चाहे वो प्राचीन काल की कविता हो या आदिकाल की कविता हो, भक्तकाल की कविता हो या रीतकाल की कविता हो, चाहे आधुनिक काल की कविता हो, इसमें रसास्वादन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर किसी कविता में रसास्वादन नहीं होगा, आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो उसे फिर कविता उसको हम नहीं कहते हैं। अब मान लीजिए, ये तो पहले था कि आपका प्राचीन काल से कैसे कविता का क्या-क्या रूप रहा, कैसे-कैसे आई। अब फिर इसी में थोड़ा-सा हमें देख लेते हैं कि आधुनिक काल जो हमारा आज का चल रहा है, इसमें कविता किन-किन रूपों में किन-किन नामों से जानी जाती है, थोड़ा-सा इसे देख लेते हैं। तो इस आधुनिक काल के काव्य को हम मुख्य रूप से 6 भागों में बाँट लेते हैं। पहला भारतेंदु युग, जो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग, 1900 से 1920 ईस्वी के बीच माना जाता है। छायावाद युग, 1920 से 1936 ईस्वी माना जाता है। प्रगतिवाद युग, 1936 से 1943 के बीच माना जाता है। और प्रयोगवाद, 1943 से 1953। नई कविता, 1953 से लेके आज तक चल रही है। इस पर इससे पहले भी और भी चर्चाएँ हो चुकी हैं। अब हम यहाँ सीधे-सीधे ये देखते हैं कि हमारा जो कविता शिक्षण है, वो किन-किन विधियों से होना चाहिए या किन-किन विधियों से किया जाता है। हम अगर मान लो किसी बच्चे को, बच्चे हमारे क्लास में आए, हम उनको कविता पढ़ा रहे हैं, काव्य उसमें जो पाठ्य पुस्तक में काव्य है वो पढ़ा रहे हैं, तो किन-किन विधियों से पढ़ा सकते हैं। तो इसको पढ़ाने की कुछ जो प्रमुख विधियाँ हैं, उसमें से पहली है आपकी अ, गीत तथा अभिनय विधि। अब गीत तथा अभिनय विधि में होता यह है कि इसमें यह विशेष रूप से छोटे बच्चों को पढ़ाने की लिए ज़्यादा उपयुक्त विधि मानी जाती है। क्योंकि अगर मान लो उच्च क्लास में उस तरह के हम गीत और अभिनय का प्रयोग नहीं कर कर पाते हैं। बच्चे जो हैं वो अभिनय को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, देखते हैं। तो उनमें अभिनय के प्रति अगर हम उनको कुछ अभिनय करके बताते हैं, गीत के माध्यम से उनको कविता पढ़ाते हैं,
तो उसको बहुत ही जल्दी उसका उनके माइंड में, उनके दिमाग में बहुत जल्दी वो बात बैठ जाती है। तो यह विधि जो हमारी होती है, इसमें यह छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। फिर अगला है अर्थबोध विधि। आज जो हम लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हैं या जाते हैं क्लास में या कक्षा में, तो इसी विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थबोध विधि का। हम सीधे-सीधे करते क्या हैं, जाते हैं, 1-2 बार कविता पढ़ते हैं, फिर इसके बाद उसके अर्थ को बता के फिर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यह विधि उचित नहीं है, क्योंकि अगर सामान्य रूप से हम कविता का केवल अर्थ बताकर और आगे बढ़ चलें, तो बच्चे को कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि बच्चे को अर्थ के साथ-साथ उसको इस तरह से पढ़ाएँ कि बच्चे को भाव भी समझ में आ जाए और उसको आनंद की अनुभूति भी हो। केवल शब्दों के अर्थ बता देने से काव्य शिक्षण पूरा नहीं हो पाता है या पूरा नहीं होता है। तो उसको भावार्थ के साथ उसकी पूरी व्याख्या भी बतानी है, वो उससे उसके जो शब्द के अर्थ हैं वह भी बताना है और उसको किस तरह से हम पढ़ाएँ कि उसको आनंद भी मिले। केवल जो हमारी आज की अर्थबोध प्रणाली प्रणाली चल रही है, इसमें थोड़ा-सा हमें सुधार यही करना होगा। और तीसरा है आपका व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में जब हम कविता पढ़ाते हैं, तो व्याख्या विधि की जो कविता हमारी होती है, वह उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें बहुत कविता के विषय में बहुत विस्तार से बताया जाता है। या जो कोई भी कविता हम पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित और भी जो कविताएँ होती हैं, उनको भी हम इसमें समाहित करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। माने उनके भाव को देने के लिए या उस तरह के माने जो उदाहरण के लिए हम जैसे रखते हैं, तो उस तरह की कविताएँ हम और ढूँढ के ले आते हैं, वहाँ बच्चों को बताते हैं और उसकी पूरी व्याख्या अच्छे से करते हैं। माने पूरा विस्तार के साथ जब हम बच्चों को समझाते हैं, उसे हम व्याख्या विधि के रूप में जानते हैं। व्याख्या विधि का प्रयोग जो होता है, उच्च कक्षाओं में ज़्यादा प्रयुक्त होता है। फिर अगला है आपका खंड अन्वय विधि या खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि में जब हम कविता पढ़ाते हैं, तो इसमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कविता को बाँट लेते हैं या हम कहें कि उसको खंडों में हम विभाजित कर लेते हैं, छोटे-छोटे और वो एक-एक खंड का हम अर्थ बताते चलते हैं। जैसे मान लो एक लाइन का एक बार में अर्थ बता दिए, फिर नीचे वाले 1-2 लाइन हैं, उनको एक बार में अर्थ बता दिए। इस तरह से तोड़-तोड़ कर हम कविता के जैसे कोई मान लीजिए लंबी कविता है, तो उसको एक बार में उसका भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उसको हम छोटे-छोटे रूपों में उसके अर्थ को बताते हैं, तो इसी को हम खंडान्वय विधि कहते हैं। अगला है हमारा व्यास विधि। व्यास विधि में भी वही होता है कि किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए कोई कविता है, उसको उसके भाव को इस तरह से हम समझाएँ कि बच्चे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकें। फिर अगला है तुलना विधि। तुलना विधि में कविता पढ़ाने का तुलना विधि से कविता पढ़ाने का तात्पर्य है कि इस विधि के द्वारा जब हम कविता पढ़ाते हैं, तो इसमें छोटी-छोटी और भी कविताएँ होती हैं। मान लो उस पाठ्यपुस्तक में नहीं हैं, लेकिन जो अध्यापक होता है, उसको उससे संबंधित कविताएँ आनी चाहिए या उससे मिलती-जुलती कुछ और कविताओं को उसको पहले से तैयार करके रखना चाहिए कि जब वो बच्चों को तुलना विधि के द्वारा वो कविता पढ़ाता है, तो वो उसमें वहाँ दिखाना होता है, देखो इस तरह के भाव इस कविता में भी हैं या इसी के समान यह भी कविता है, इसमें ऐसे ही भाव या कवि ने इसी तरह के भाव इसमें भी व्यक्त किए हैं। तो एक कहने का तात्पर्य यह है कि एक कविता का भाव जब दूसरी कविता से दिया जाता है, तो उसे हम तुलना प्रणाली के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम मछली गुप्त की कोई कविता पढ़ा रहे हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध आँखों में है पानी। या वीर रस की कोई कविता हम पढ़ा रहे हैं,
तो उसी से मिलती-जुलती या उसी रस से मिलती-जुलती कविता हमें दूसरी भी प्रस्तुत करनी होगी, जिससे बच्चे दोनों में आपस में तुलना कर सकें और उसके दोनों के भाव को समझ सकें। फिर अंतिम है आपका समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में यह होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों की सहायता से कुछ सिद्धांत निर्मित करते हैं और इन्हीं सिद्धांतों की कसौटी पर प्रत्येक कविता की भाषा, भाव, रस, अलंकार आदि को कसकर उसका मूल्यांकन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई कविता है, वो पहले उसमें कौन-कौन से भाव, उसका भाव, मूल भाव क्या है, उसकी भाषा कैसी है और उसमें क कौन-कौन से रस हैं, अलंकार हैं, इन सारी चीज़ों को पहले बता दिया जाता है। माने उसमें एक-एक चीज़ की अच्छे से पहले समीक्षा की जाती है, क्या है इसमें? जैसे इसमें कौन-सा अलंकार है, इसमें कौन-सा रस है। तो यह भी धीरे-धीरे करके बहुत विस्तृत रूप में हो जाती है। तो इस विधि से भी हम कविता को पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद है कि जो हम कविता तो ये पढ़ाने का हुआ। अब जैसे मान लीजिए कविता शिक्षण के कौन-कौन से सोपान हैं, किन-किन स्टेज से हम जैसे कोई कविता पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हम करेंगे। जो आप लोग पाठ योजना बनाते हैं तो वही सोपान होते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हमें करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना में यही होता है कि पहले हम इस तरह से उस कविता को प्रस्तुत करें या इस तरह से प्रस्तावना रखें, बच्चे वो अपने भाव को उसके साथ जोड़ने में या जो आस-पास के चीज़ें हैं, उसके माध्यम से हम अगर बच्चों के सामने उस कविता को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे उसको अपने से जोड़ने में या उससे जुड़ने में बहुत ही आसानी महसूस करते हैं। तो उसमें पहला जो सोपान होता है, वह यही होता है कि प्रस्तावना का। सबसे पहले प्रस्तावना का मतलब यही है कि बच्चों को उस वातावरण में हमें जोड़ना है और इस माध्यम से जोड़ना है, वो अपने आस-पास जो चीज़ें देख रहे हैं या जो भी कहानियाँ सुने हैं, जिससे वो परिचित हैं, पहले से जिससे जानते हैं, उसी के द्वारा धीरे-धीरे करके उस कविता को जब हम जोड़ेंगे, तो वही हमारी प्रस्तावना हो जाती है। फिर इसके बाद है हाँ, प्रस्तावना से पहले एक चीज़ हमें और जान लेना चाहिए कि बच्चे का पूर्व ज्ञान, जैसे हम प्रस्तावना तो तभी कर पाएँगे कि जब बच्चे का हम पूर्व ज्ञान समझ लें। माने बच्चे का पहले का ज्ञान क्या है, बच्चा पहले से क्या-क्या जान रहा है, किन-किन चीज़ों से वो परिचित है, अगर हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रस्तावना का वो रखते हैं। फिर प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन होता है हमारा। उद्देश्य उद्देश्य कथन में अब इसमें कई तरह के जैसे उस कविता को जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? ये हमारा उद्देश्य होता है कि हम इस बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है जैसे कोई कविता है, इसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है कि हम उसको कैसे प्रस्तुत करेंगे उस कविता को। तो उस कविता को जब हम पहले प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है आदर्श वाचन का। कोई कविता हम पढ़ेंगे एक आदर्श पाठ की तरह, माने उसका जो वाचन करेंगे एक आदर्श वाचन होगा। माने उस आदर्श इसलिए है कि बच्चे आपकी नकल करते हैं। आप बच्चों के लिए एक आदर्श हैं। तो अगर आपका वाचन बहुत अच्छा होगा, तो उसी की नकल करके बच्चे भी उसी तरह से नकल करेंगे। तो इसलिए हमारा जो वाचन होना चाहिए, वो है एक आदर्श वाचन होना चाहिए कविता के लिए। फिर उसी का अनुकरण वाचन होता है अगले स्टेज पर। अनुकरण वाचन में आप जानते ही हैं कि आप बच्चे से पढ़वाते हैं वही चीज़ें। जैसे आप पढ़े हैं, वैसे 2 बच्चों को, 4 बच्चों को, 6 बच्चों को जितना जैसे भी हो क्लास का समय, उसी के आधार पे आप बच्चों से भी वो चीज़ें करवाते हैं। फिर जब आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हो जाता है, तो उसमें काठिन्य निवारण या शब्दार्थ कथन का एक वो आता है कि उसमें जो मुख्य-मुख्य शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, हमें उनके अर्थ को भी बताना होता है और उनके अर्थ को इस तरह से हम बताएँ
कि बच्चे ही स्वयं धीरे-धीरे करके उसके अर्थ को बता लें, चाहे वो शब्द विलोम के द्वारा या पर्यायवाची के द्वारा या और भी जो भी माध्यम हैं, मुहावरों के द्वारा, जिस भी विधि से चाहें, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उन शब्दों के अर्थ को बच्चे हम इस तरह से उनको प्रेरित करें कि स्वयं ही बता दें कि नहीं, इसका अर्थ ये होगा। फिर इसका होता है भाव विश्लेषण। तो उस कविता में जो भी भाव हैं, उसके विषय में हम बच्चों को बताते हैं कि ये कविता इस चीज़ से संबंधित है, इसमें इस तरह के भाव हैं। इन सारी चीज़ों को हम बच्चे को बताते हैं। फिर इसी में आ जाता है कि पुनः आदर्श वाचन। जब बच्चा उस चीज़ के भाव को भी समझ लेता है, उसके कठिन शब्दों को भी समझ लेता है, सारी चीज़ें समझ लिया, फिर एक बार उसको उत्सुकता होती है कि उस कविता को पढ़ने की, तो उस बच्चे को पढ़ने से पूर्व हम फिर से उसका आदर्श वाचन करेंगे, जिसे हम पुनः आदर्श वाचन कहते हैं। तो जब उसको हम जब लय, गति और ताल के साथ पढ़ेंगे, अब उसके शब्दों को भी बच्चा समझ गया, उसके जो भाव हैं उसको भी समझ गया है, इसलिए उस कविता को समझने में उसको बहुत ही आसानी हो जाती है। और जब हम उसको आदर्श वाचन कर लिए, तब इसके बाद उसी चीज़ को हम बच्चों से भी आदर्श वाचन करवाएँगे पुनः। और फिर उसमें सौंदर्यभूत के प्रश्न होते हैं, जैसे उसमें कौन-कौन से रस हैं, कौन-कौन से अलंकार हैं। इन सारे प्रश्नों को बच्चों से हम बारी-बारी से पूछते हैं या उनको बताते हैं पहले। तो जब ये सब चीज़ें और इसी सौंदर्यानुभूति के प्रश्नों के साथ ही हम एक बार पुनः उसका पूरी कविता का फिर से समझ लीजिए व्याख्या बच्चे को बता देते हैं। जैसे उसमें कौन से रस हैं, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, इन सारी चीज़ों को बताते हुए उस कविता की पूरी व्याख्या एक बार फिर से हम बता देते हैं, तो जिससे बच्चे को उस भाव को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसका अर्थ भी समझ ले वो। फिर अंत में क्या करते हैं कविता शिक्षण में, रचनात्मक कार्य का कार्य होता है। रचनात्मक कहीं-कहीं पर इसको हम लोग गृह कार्य के नाम से जानते हैं, लेकिन गृह कार्य को थोड़ा वो करके अब इसको रचनात्मक कार्य का रूप दे दिया गया है कि इसमें बच्चे जो होते हैं, कुछ रचनात्मक रूप से करें। चाहे उस तरह की वो कविताएँ खोजें कहीं से, चाहे उस तरह की कविताएँ वो लिखने के लिए प्रेरित हों, या कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं, जो जो कर सकते हैं, बच्चे को करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक कविता को बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों के सामने पढ़ा सकते हैं। और अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, तो बच्चे भी जो हमारे उद्देश्य हैं, उससे भली-भाँति परिचित हो जाएँगे और उनको वो सारी चीज़ें कविता में जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, वो समझ जाएँगे। धन्यवाद। आयुषी